हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म कैम बायो क्लासेस में। इस चैनल पर हम आपको 11th और 12th एनसीईआरटी का कंप्लीट केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। ठीक है, एक एक चैप्टर को हम डिटेल में देखेंगे। आज 12th क्लास का हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने जा रहे हैं। कौन सा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या हिंदी में बोलते हैं इसको उपसय संयोजन यौगिक कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। बोर्ड के पर्पज से देख लीजिए, चाहे आप जी के पर्पज से देख लीजिए, नीट के पर्पज से देख लीजिए, कोई सा भी आप तैयारी कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, आप चाहे ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं, एमएससी लेवल के स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर हर पर स्टेट पर देखा जाए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम की बात करूं तो 7 से 8 नंबर का जो है इससे आ जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं एक्चुअली? ठीक, तो एक जनरल इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें इसकी, तो कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री आप बेटा सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी चीज को आप उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको हमेशा जिस चीज पे भी आपकी नजर जाएगी सभी क्या है? सब्सटेंस है, सभी में क्या है? केमिस्ट्री है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हम डिटेल की बात ना करके इन चीजों की, तो सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है हमारी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि लिविंग सिस्टम है। ठीक, लिविंग सिस्टम में हीमोग्लोबिन है, ब्लड पिगमेंट है, तो ब्लड पिगमेंट भी क्या है? एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, ब्लड पिगमेंट क्या है हमारा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ब्लड पिगमेंट क्या है? ब्लड पिगमेंट में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक ब्लड पिगमेंट होता है। ठीक है, ये क्या है? एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, उपसय संयोजन यौगिक है। अब बात कहोगे कि सर ये उपसय संयोजन यौगिक कैसे है? उपसय संयोजन यौगिक ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उपसय संयोजन यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलता है, उपसय संयोजी आबंध देखने को मिलता है। ठीक, तो हमारे जो ब्लड पिगमेंट है, जो हीमोग्लोबिन है, उसमें कौन सी मेटल देखने को मिलती है? आयरन। ठीक है, कौन सी मेटल देखने को मिलती है उसमें? आयरन। ठीक है, आयरन के साथ इसमें लिगेंड कौन सा होता है? पोरफायरिन। तो इतनी ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल हमारा टारगेट क्या है कि हमारी डेली लाइफ से ये कैसे रिलेट करता है। तो कैसे रिलेट करता है कि कहीं ना कहीं लिविंग सिस्टम में हीमोग्लोबिन के फॉर्म में है। हीमोग्लोबिन में ये कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है? आयरन। प्लांट पिगमेंट की अगर हम बात करें तो प्लांट पिगमेंट में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल सबको पता है, एक प्लांट पिगमेंट है जो कि लीव्स में देखने को मिलता है। इसमें कौन सी मेटल देखने को मिलती है? मैग्नीशियम। कौन सी मेटल देखने को मिलती है इसमें? मैग्नीशियम मेटल इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक और है विटामिन B12। विटामिन B12, विटामिन B12 में कौन सी मेटल देखने को मिलती है? कोबाल्ट। ठीक, तो डेली लाइफ से हमारे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिलेट करते हैं। इनका काफी रोल है। जैसे हीमोग्लोबिन में तो आयरन प्रेजेंट है, विटामिन B12 में कोबाल्ट और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। तो वहां पे क्या है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उपसय संयोजी आबंध बनाते हैं, और इन कॉम्प्लेक्स को सबको हम क्या कह देते हैं? हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, विटामिन B12 है, ये सभी क्या है? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है। ठीक, उसके बाद और एप्लीकेशन की बात कर लें तो बेटा मेडिसिनल फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। ठीक, मेडिसिनल फील्ड में एक तो हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा लिविंग सिस्टम में इसका बहुत ज़्यादा, जीवित जगत में बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या है? मेडिसिनल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन बनाने में। ठीक है, मेडिसिनल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक, तो इनका एक और एप्लीकेशन है, कौन सा है? कि डाइज के फॉर्म में ये काम करते हैं, कलर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, एक एप्लीकेशन किस फील्ड में है इनका? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी भी मेटल पर दूसरा, अगर हमें मेटल की लेयर हमें चढ़ानी है उसको, जैसे कभी कभी देखते होंगे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है, एक मेटल के ऊपर दूसरे का पॉलिश होता है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इनका बहुत ज़्यादा यूज है। कहाँ है?
इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, एक मेटल पर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाने में। नेक्स्ट देखने को मिलता है ये इंडस्ट्रियल लेवल पर कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ये उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट। ठीक, अब बात आ जाती है तो कुछ कि हाँ ये एक जनरल हमने इसका बता दिया कि हाँ कैसे ये हमारी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन है। अब हम देखने जा रहे हैं डिटेल में, ठीक, कि हाँ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। हाँ तो बेटा देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कि अब टॉपिक वाइज हम स्टार्ट करेंगे कि 12th लेवल पर किस तरह के इनके टॉपिक्स हैं। तो बड़ा ही सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसंयोजन यौगिक होते क्या हैं। सपोज हमारे पास दो सॉल्ट हैं, सॉल्ट सब जानते हैं, बिल्कुल वही सॉल्ट है जी हाँ, जिसका हम यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं अपने खाने में, ठीक। लेकिन हर सॉल्ट नमक का नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, क्या है कि हम दो सॉल्ट लेंगे, सपोज हमारे पास दो सॉल्ट हैं, सब जानते हैं सॉल्ट कैसे बनते हैं जी, एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है। हाँ, तो एसिड और बेस की रिएक्शन से कोई सॉल्ट बना होगा, ये दो सॉल्ट हमारे पास होंगे, एक सॉल्ट ए और सॉल्ट बी। जब हम इन दोनों सॉल्ट को कंबाइन कर दें, इनका एक्वस सॉल्यूशन बना लें, क्या बना लें, एक्वस सॉल्यूशन बना लें, इन दोनों को एक जलीय विलयन बना लें इन दोनों का, ठीक। कोई भी दो सॉल्ट हो सकते हैं और हम उसको क्या करना शुरू कर दें, हीट करना शुरू कर दें, और इतना हीट करेंगे, वाले जाओ इतना हीट करेंगे कि जिससे कि इसके जितना भी पानी था सब उड़ा देना है, सब निकाल देना बेटा, ठीक है। तो सभी पूरे जितना भी वाटर था उसको क्या कर देंगे, पूरे को इवेपोरेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इवेपोरेट कर देंगे, पूरी तरह से उसे बाष्पीकृत कर देंगे। अब जो कंपाउंड्स हमारे पास बने होंगे उन कंपाउंड्स को हम नाम दे देते हैं एडिशन कंपाउंड्स, एडिशन कंपाउंड्स, योगात्मक यौगिक। तो क्या बना कि दो सॉल्ट को जब हमने उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, उनका जलीय विलयन बनाया, दो लवण लिए और उनका जलीय विलयन बनाया, उसको गर्म किया, इतना गर्म किया कि पूरी तरह से उसका जो वाटर था, जो पानी था, वो पूरा निकाल दिया हमने, और जो कंपाउंड्स बचा क्रिस्टलाइज फॉर्म में, क्रिस्टल के रूप में, वो हम क्या कह देंगे उसको, एडिशन कंपाउंड, योगात्मक यौगिक। तो योगात्मक यौगिक कुछ नहीं है, दो सॉल्ट लिए हमने, दोनों सॉल्ट को आपस में मिक्स कर दिया, कोई तीसरा पार्ट नहीं निकला, ठीक है। इसमें दोनों सॉल्ट आपस में क्या होंगे, पूरी तरह से कंबाइंड हो जाएंगे, ना कोई गैस निकली है ना कुछ निकला है, पूरी तरह से क्या हुआ है, जुड़ गए दोनों सॉल्ट आपस में, ठीक। और क्या बन गया, योगात्मक यौगिक। अब योगात्मक यौगिक भी बेटा ये दो तरह के होते हैं, क्या, योगात्मक यौगिक भी ये दो तरह के होते हैं, जिसमें कि एक हमारे मतलब का कंपाउंड बनने वाला है। पहला जो कंपाउंड बनता है वो होता है डबल सॉल्ट। क्या बन सकता है जब हम दो सॉल्ट को कंबाइन करेंगे, तो एडिशन कंपाउंड बनेगा, और एडिशन कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के कंपाउंड्स यहाँ पे बन सकते हैं, डिपेंड्स करेगा तुमने क्या मिक्स किया है, कौन कौन से आयंस मिक्स किए हैं, कौन कौन से आयंस का मतलब आयंस कहाँ से मिलेंगे, सॉल्ट से, ठीक है। कौन कौन से सॉल्ट आपने मिक्स किए हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा एडिशन कंपाउंड बनेगा, ठीक। तो दो चांसेस हैं यहाँ पे, एक क्या बन सकता है, डबल सॉल्ट, एक क्या बन सकता है, डबल सॉल्ट, द्विक लवण बोलते हैं इसको, द्विक लवण बोलते हैं इसको, और दूसरा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक, ठीक है, या संकुल यौगिक, इंग्लिश में और क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या दूसरे को हमने बोल दिया कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब आप कहोगे सर ये दो सॉल्ट मिलाए थे, ऐसे ये क्या हुआ होगा कि एक डबल सॉल्ट बोल रहे हैं और दूसरे को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल रहे हैं, ठीक। तो एक एक करके दोनों को देख लेते हैं कि डबल सॉल्ट नाम क्यों दिया है, क्यों इन्हें डबल सॉल्ट बोला गया है, और दो सॉल्ट मिलाए थे तो डबल सॉल्ट बना, ये तो सर बात समझ में आ रही है, लेकिन इसको क्या नाम दे दिया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो एग्जाम्पल की हेल्प से हम देख लेते हैं कि हम कोई दो सॉल्ट, डबल सॉल्ट को हम देख लेते हैं,
डबल सॉल्ट, द्वित लवण। ठीक, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने इस बार 12th में जो है अपनी एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्रिस्टल प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे आप, अगर किसी ने नहीं किया है तो वो भी कर रहे होंगे। ठीक, तो उसमें क्या होगा, पोटास एलम का फॉर्मेशन आपने किया होगा, और पोटास एलम का जो फॉर्मेशन किया है वो कैसे किया होगा कि आपने दो सॉल्ट लिए होंगे। कौन कौन से सॉल्ट लिए होंगे? एक लिया होगा आपने K2SO4, ठीक है, एक लिया होगा आपने Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, प्लस उसको किस में ऐड किया होगा? वाटर में ऐड किया होगा। ठीक, और हमने क्या कर दिया, उसको हीट कर दिया। हीट कर इतना कर दिया कि क्या है, पूरा वाटर जो है निकाल दे। डायलॉग फिट हो रहा है ना। अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ क्या करना है, पानी निकालने का है। ठीक, तो यहाँ से क्या करना है, जितना पानी है वो पूरा का पूरा एक्वा सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद पूरा का पूरा पानी जो है उड़ा देना है बेटा। पूरा जो वाटर है उसको इवेपोरेट कर देना है, और जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? एडिशन कंपाउंड K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ठीक, ऐसे ही अगर हम कोई एक एग्जाम्पल और लें जिसमें कि हम दो सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं, सपोज हमने लिया है KCN पोटेशियम साइनाइड, और एक लिया है फेरस साइनाइड। ठीक, उसको हमने हीट कर दिया। ठीक, हीट वो मिक्स किया, दोनों सॉल्ट को हीट करना शुरू कर दिया। अब जो कॉम्प्लेक्स बना है वो क्या बना है? K4FeCN का होल 6। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। कितने पोटेशियम है? 4 ले लीजिए यहाँ पे। Cn कितने हैं? यहाँ पे 2, यहाँ पे वहां पे कितने हो रहे हैं? 6, 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो ये भी कितना हो गया? 6। तो आप देख रहे हैं बेटा क्या कि दो सॉल्ट यहाँ पे मिक्स किए हैं, दोनों सॉल्ट को मिलाने से एक कंपाउंड बना है जिसे एडिशन कंपाउंड कहा है। यहाँ भी दो सॉल्ट मिक्स किए हैं, यहाँ पे भी एक एडिशन कंपाउंड बना है, लेकिन इसको नाम दिया है डबल सॉल्ट और इसको नाम दिया है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो कहीं ना कहीं चीजें तो सेम कर रहे हैं हम, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है कि बन क्या रहा है। तो अब डबल सॉल्ट किसे कहेंगे, एडिशन कंपाउंड किसे कहेंगे कि मिलाया तो सर सेम था, बन कुछ और गया है, यहाँ पे कुछ और बना है, यहाँ पे कुछ और बना है। तो बेटा ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने कौन से सॉल्ट को आपस में मिक्स किया है। ठीक है, कौन कौन से आयन्स उसमें प्रेजेंट थे, कौन कौन से आयन उसमें उपस्थित थे। ठीक, तो अब एक डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट को एक सिंपल डेफिनेशन तो ये कि दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है, लेकिन डबल सॉल्ट को अगर हम यहाँ पे फिर से इसको डबल सॉल्ट हमारे पास बना, और डबल सॉल्ट को अगर हम फिर से एक्वा सॉल्यूशन बनाए इसका, ठीक, अगर वाटर में इसको फिर से ऐड करें, तो ये बेटा पूरी तरह से अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, पूरी तरह से अपने आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग जितने आयंस थे इस सॉल्ट में वो सब क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या बनेंगे? कितने पोटेशियम आयन थे? 2 पोटेशियम आयन यहाँ पे है। ठीक, कितने यहाँ पे सल्फेट आयन है? तो 4 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो कितना, सॉरी 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, टोटल कितना हो गया? 4 SO4, 2 माइनस, सल्फेट पर 2 माइनस होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम आयन कितने हैं? 2 एल्यूमिनियम आयन है। एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है? +3। ठीक, अब और प्लस 24H2। ठीक, अब आप कहोगे कि सर ये आयंस तो ब्रेक हो गए लेकिन वाटर ब्रेक नहीं हुआ। तो बेटा सिंपल सी बात है, वाटर क्या है यहाँ पे? कोवेलेंट नेचर का है, जबकि ये कैसे नेचर के? आयनिक नेचर के। जबकि अगर इसी तरह से अगर हम ये क्या बनाता है यहाँ पे? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना था, ये अगर हम एक्वा सॉल्यूशन में अगर ऐड करें, अब इसको डिसोसिएट कराना चाहें तो डिसोसिएट तो होगा, लेकिन ये कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। कौन कौन से आयंस में इसे डिसोसिएट होना था? पोटेशियम आयन इससे अलग हो जाना था। किस किस से मिलकर के बना है? ये साइनाइड आयन से, फेरस आयन से, पोटेशियम आयन से। ठीक है, लेकिन ये डिसोसिएट केवल किस में हुआ है? पोटेशियम आयन में और फेरोसाइनाइड आयन में। चार्ज की अब बात करोगे सर ये कैसे हुआ है? तो 4 पोटेशियम आयन अलग हुए हैं,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4। एक कैटायनिक पार्ट होता है किसी ही उपसय संयोजन यौगिक में और एक होता है एनायनिक पार्ट। तो ब्रेक तो ये भी कैटायन और एनायन में हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से या कंप्लीटली ये डिसोसिएट नहीं हुए हैं। ठीक है, अब बात करोगे सर ये क्यों नहीं हुए, ये क्यों हो गए हैं? तो बेटा कहीं ना कहीं इनके बीच में जो बॉन्ड था, जो हमारे पास ये डबल सॉल्ट थे, उसमें कौन सा बॉन्ड था? आयन के बीच में किस तरह का आबंध था, किस तरह का इलेक्ट्रो फोर्स था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था या आयनिक फोर्स था। जबकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इनमें जो है आयनिक फोर्स तो था, इस पोटेशियम आयन, और ये समझ लो अभी सिंपली बोलूं तो डब्बे के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है, इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है, उसके और इसके बीच में आयनिक फोर्स था। लेकिन डब्बे के अंदर की जो स्पीसीज हैं, जो हमारे ब्रैकेट के अंदर की जो स्पीसीज हैं, उनके अंदर आयनिक फोर्स ना होकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड सब जानते हैं एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप होता है। क्या होता है? देखा भी होगा बेटा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक डोनर होता है। ठीक, आपने केमिकल बॉन्डिंग में 11th क्लास में पढ़ा भी है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जो उपसय संयोजी आबंध होता है, उसमें एक तो होता है एक्सेप्टर और दूसरा होता है डोनर। एक होता है एक्सेप्टर और दूसरा होता है डोनर। डोनर के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है और एक्सेप्टर के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया जाता है। हाँ, लेकिन शेयर क्या करते हैं? इसको दोनों करते हैं। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म को शेयर दोनों करते हैं, साझेदारी दोनों करते हैं, लेकिन डोनेट किसके द्वारा किया जाता है? किसी एक स्पीसीज के द्वारा किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डोनर, और एक के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं एक्सेप्टर। और जो एक्सेप्टर होते हैं, सबने पढ़ा है, उसे क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या कहलाते हैं? लुईस बेस। तो कहीं ना कहीं ये जो डोनर स्पीसीज है किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, वो किसका काम करती है? लुईस बेस का। और जो एक्सेप्टर है, यहाँ पे आयरन क्या है? एक्सेप्टर है, क्योंकि मेटल है। मेटल क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं। ठीक है, इनके पास खाली ऑर्बिटल्स होती हैं, इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। मेटल की डेफिनेशन भी यही है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपना कैटायन बनाती हैं जल्दी से। ठीक, और उस स्पीसीज को आसानी से अपने साथ जोड़ लेती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। ठीक, तो यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ है कि एक स्पीसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया गया है और दूसरी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, और क्या बना होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं हुए होंगे, अलग नहीं हुए होंगे। मतलब इनकी बॉन्डिंग कहीं ना कहीं ज़्यादा है। इनके बीच में जो बेटा रिश्ता है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग वाला रिलेशन है। और यहाँ जो रिलेशन है वो बेटे बस काम का ही है कि सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं है। पानी में मिलाते ही पानी पानी हो जाते हैं ये। ठीक, जबकि इन्हें अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं जो ब्रैकेट के अंदर की स्पीसीज है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है कि एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं? एडिशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि दो सोल्ट को एक डेफिनेट स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो में मिलाने पर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडिशन कंपाउंड। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जो कि दो सोल्ट को एक डेफिनेट स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो में मिलाने पर बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। ठीक है, और एडिशन कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं। वन होता है डबल सॉल्ट, सेकंड होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट क्या होते हैं? जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट में या आयनिक स्टेट, एक्वस सॉल्यूशन में कहूँ सिंपली, वो स्टेबल नहीं होंगे, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। जबकि जो हमारे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल होते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में भी स्टेबल होते हैं, पूरी तरह से अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। तो ना होने का कारण भी क्लियर कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो बॉक्स के अंदर की स्पीसीज आपको दिख रही है, अब क्या स्पीसीज है वो भी अभी बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे। वैसे सब जानते हैं कि यहाँ क्या है? मेटल, और इसे क्या बोला था अभी? लिगेंड। ये एक्सेप्टर है और ये डोनर है। तो इनके बीच की बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा हाई है कि इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इतने स्टेबल है ये, इतने स्थायी हैं कि पूरी तरह से ये ब्रेक होना
नहीं चाहते सिंपल एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये होती बात हुई डेफिनेशन की। क्लियर? अब देख लेते हैं हम डिफरेंस कि डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। हाँ बेटा, तो अब बात कर लेते हैं इनकी डिफरेंस की, क्या इनमें डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस बिल्कुल वही जो हमने अभी अभी सिंपली पढ़ा है। क्या फर्स्ट क्या है, कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, डबल सॉल्ट क्या होंगे, वो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाएंगे। जैसे हमने अभी अभी इसको आयोनाइज करा के बताया था, क्या क्या बना था, 2 पोटेशियम आयन बने थे, 3 Al+3 आयन बने थे। ठीक है, 2 और 4 SO4 आयन बने थे। ठीक, क्या हुआ था कि डबल सॉल्ट को हमने ब्रेक कराया था, इसे ब्रेक करेंगे तो इस तरह से ये आयंस में ब्रेक होगा, कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होंगे, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, वो किस डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होंगे लेकिन पूरी तरह से अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे। जैसे हमने इसकी बात की थी कि पोटेशियम आयन तो ब्रेक हुआ है लेकिन फेरस आयन और साइनाइड आयन कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ, क्यों नहीं हुआ है उसकी भी बात की थी कि कहीं ना कहीं इस बॉक्स के अंदर जो भी था मेटल और लिगेंड है, इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो कि वाटर में डिसोसिएट नहीं हुआ। ठीक है, इनका वाला रिश्ता नहीं टूटा, केवल किनका टूटा है, इनके रिश्ते टूट गए बेटा, है ना कहीं एक्वस सॉल्यूशन में ये स्टेबल नहीं थे और ये क्या थे, स्टेबल थे, पूरी तरह से अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हुए। नेक्स्ट है लूज दियर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसने क्या कर दिया, एक्वस सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट में तो इसकी आइडेंटिटी है लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी जो है इन्होंने लूज कर दी। ठीक, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो कैसा है, ये पोटास एलम बोल रहे हैं हम इसको, फिटकरी बोल रहे हैं, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में अब हम इसे पोटास एलम नहीं बोल रहे, अब इसको क्या बोल रहे हैं, पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, सल्फेट आयन। ठीक है, जबकि इनकी जो आइडेंटिटी है वो बनी हुई है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, कि बाहर भी हम इसे फेरोसाइनाइड बोल रहे थे और अंदर भी इसे क्या बोलेंगे, फेरोसाइनाइड बोलेंगे। ठीक, ईच आयन गिव्स पॉजिटिव टेस्ट। अब जितने भी इनके कंस्टिट्यूएंट आयंस थे, जैसे इसका मान लें हम पोटास एलम का, तो ये क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में मिलाने के बाद अब किस किस से मिलकर के बना है, ये किससे मिलकर के बना है पोटासियम, पोटेशियम से, सल्फेट आयन से, एल्यूमिनियम से। ठीक, तो ये डिसोसिएट होने के बाद किसमें ब्रेक हुआ, इन सभी आयंस में ब्रेक हो गया। अब हम इनके एक्वस सॉल्यूशन में अगर सोल्ट एनालिसिस करते हैं, जो कि आप क्लास 12th में 11th में भी आपने की है, ठीक, इन सभी आयंस का अगर हम परीक्षण करेंगे, इनका टेस्ट करेंगे, तो ये सभी आयंस का टेस्ट देंगे। ठीक, अब इस वाले कॉम्प्लेक्स को अगर हम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएं तो ये सभी आयंस का टेस्ट नहीं देंगे। किस किस से मिलकर के बना है, ये फेरस आयन से, साइनाइड आयन से, पोटेशियम आयन से। ठीक, तो इनका टेस्ट ये नहीं देंगे, बात कर चुके हैं हम। ठीक, केवल और केवल किसका टेस्ट देंगे, पोटेशियम आयन का और फेरोसाइनाइड आयन का टेस्ट देंगे। भी तो किसका देंगे, पूरे आयन का देंगे, ना कि फेरस का और साइनाइड का। किसका देंगे, पूरे फेरोसाइनाइड का देंगे। ठीक, हाँ, कह रहे इंडिविजुअल आयन डू नॉट लूज दियर ओन आइडेंटिटी। जो इंडिविजुअल आयन है, जैसे पोटेशियम आयन है, एल्यूमिनियम आयन है, सल्फेट आयन है, ये अपनी आइडेंटिटी, कंपाउंड्स ने तो सॉलिड स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, लेकिन हाँ पर्टिकुलर आयंस ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की है। यहाँ भी इसको हम पोटेशियम आयन बोल रहे थे, सल्फेट आयन बोल रहे थे, एल्यूमिनियम आयन बोल रहे थे, और यहाँ भी ये पोटेशियम आयन है, एक्वस सॉल्यूशन में भी एल्यूमिनियम आयन है और सल्फेट आयन है। पर्टिकुलर आयंस की आइडेंटिटी लूज नहीं हुई है। हाँ, पूरे सोल्ट ने अपनी आइडेंटिटी, सॉलिड स्टेट में उसकी आइडेंटिटी अलग थी जबकि एक्वस सॉल्यूशन में अलग थी। लेकिन आयंस की अगर मैं बात करूं तो आयंस की आइडेंटिटी लूज नहीं हुई है। ठीक है, इंडिविजुअल आयंस डू नॉट लूज देयर ओन आइडेंटिटी। ठीक है, जबकि यहां क्या था, जब इनका फॉर्मेशन हुआ है तो सॉलिड स्टेट में इन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो है लूज कर दी, सॉरी, जबकि यहां क्या हुआ है, देखो यहां क्या हुआ है कि पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो किससे मिलकर के बना है, पोटेशियम आयन से, फेरस आयन से, साइनाइड आयन से। लेकिन जब अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, अब ये आपस में अटैच हो गए, तो अब इसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। अब ये फेरस आयन नहीं है,
ठीक है। अब ये साइनाइड आयन नहीं है, अब क्या है, ये पूरा एक निगेटिव आयन है पूरा, ठीक है, फेरोसाइनाइड आयन बन गया, ठीक है। अब ये एक्वस सॉल्यूशन में फेरस आयन और साइनाइड आयन नहीं कहेंगे इसे हम, अब एक्वस सॉल्यूशन में हम पूरा ये वाला ये FeCN का होल 6 4- एक निगेटिव आयन बन गया एक तरह से, और पॉजिटिव आयन ये है, ठीक। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी लूज दियर आउन आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं कि हम मान तो ये रहे थे कि ये फेरस आयन के रूप में रहना चाहिए था, साइनाइड आयन के रूप में रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। अब ये किस फॉर्म में है, इस पूरे फेरोसाइनाइड आयन के रूप में है और पोटेशियम आयन के रूप में है। तो यहाँ पे आयन्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो बात की थी हमने डिफरेंस की। अब बेटा पूरा का पूरा हमारा जो मतलब है इस चैप्टर में वो पूरा किससे है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो नोट्स बनाते रहिए बेटा, ठीक है। डेफिनेशन हम बोल ही देते हैं, अब इनकी सबकी डेफिनेशन यहाँ से भी नोट कर सकते हो। डबल सोल्ट किसे कहते हैं, ठीक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं, और एडिशन कंपाउंड की तो सिंपल है, एनसीईआरटी का हम कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक। डेली जो है इसको रिवाइज करते रहिए और चैनल पे बेटा बने रहिए, कंटिन्यू जो है आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री की वीडियो मिलती रहेंगी, क्लियर है। हाँ, मेहनत करते रहिए। आज के लिए जो है आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो वीडियो में बेटा लगातार बने रहिए, ठीक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ओके बेटा, खुश रहिए।